गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना पॉइंट है स्वदेशी की अवधारणा। देखिए, ये सामान्यतः शब्द है। स्वदेशी का अर्थ होता है स्वयं के देश का। यह जब वैश्वीकरण संचालित हुआ 1990 के दशक में, तो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के उत्पादन शुरू करने लगी थी। इस कारण से हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको नुकसान हुआ। इस कारण से विश्व व्यापार संगठन, जहां विकासशील देश थे, तो वैश्वीकरण के कुछ लाभों से वंचित हो रहे थे, क्योंकि अब अपने उद्योगों का माल कम बिक रहा था और विदेशी उद्योगों का माल अधिक बिक रहा था। तो अपने देश के विकास के लिए ये शब्द लोगों के महत्व बन गया। कैसे कि हमारे यहाँ वैश्वीकरण के दौर में अनेक विदेशी कंपनियां भारत में आकर उत्पादन करने लगी। तो इस बदलते परिदृश्य में स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए जाने लगा। वर्तमान समय में देखिए, स्वदेशी की अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित पर बल देती है। जिसमें देखिए अपनी स्वदेशी कंपनियां हैं टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि आदि के उत्पाद में भारत के स्वदेशी उत्पादों के उदाहरण हैं। यहाँ बताया जाता है कि स्वदेशी के कारण हमारे उद्योगों को नुकसान हो रहा था, और ऐसा ही आंदोलन बताया हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय भी लोगों के मन की भावना महती भूमिका अदा की थी, जिससे स्वदेशी से प्रेरित होकर के हमारे उद्योगों का माल अधिक से अधिक बिका था। तो हमारी स्वतंत्रता में स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करके घरेलू उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने में एक रणनीति अपनाई थी। अतः वैश्वीकरण में विदेशी कंपनियां भारत में आ गई 1990 के दशक में। तो उस समय ये शब्द वापस लिया गया स्वदेशी। उससे पहले गांधी जी ने, कि महात्मा गांधी का मत था जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, कि भारत स्वतंत्र एवं स्वशासित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा एक प्रभावशाली अवधारणा बन गई थी। क्योंकि यहाँ पढ़ सकते हैं 1990 के दशक में जब हमारी वैश्वीकरण से हम अपना लिए वैश्वीकरण, तो विकासशील देशों को वैश्वीकरण से कुछ लाभ तो हुए, लेकिन हानियां ज्यादा हुई। क्या हुई हानियां? कि वैश्वीकरण की इस प्रतिस्पर्धा में हमारे अनेक उद्योग धंधे जिनमें बंद हो गए और बेरोजगारी की समस्या जटिल हो गई। इस कारण से स्वदेशी शब्द को अपनाया गया। तो हमें न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी, कि हम अपने उद्योगों को तो भूल रहे हैं और विदेशी वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो हमारे उद्योग बंद होने की कगार पर आ गए थे। इसलिए ये राष्ट्रवादी भावना स्वदेशी को अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। अब देशवासियों के मन में क्या है कि अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। इस कारण से हमें स्वदेशी की भावना को जोर पकड़ा 1990 के दशक में। तो स्वदेशी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं। ये कम से कम 10 लाभ हैं। तो आपके प्रश्न आता है 4 अंकों में, तो ये 10 लाभ लिखने पड़ते हैं। जैसे स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे तो देश के घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक भारतीय श्रमशील होंगे, भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने से हमारी आय बढ़ेगी, तो हम आयातों का खर्च कम होगा, मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचेगी। इसी तरह से विदेशी कंपनियां लाभ और लाभांश के रूप में धनराशि भारत में अपने देश में ले जाती है। तो स्वदेशी अपनाने से हमारा धन अपने पास ही रुक जाएगा, और स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से हम आत्मनिर्भर होंगे। संकट काल की स्थिति में हमारा जो धन है वो सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। इस कारण से स्वदेशी को अपनाएंगे तो अधिक से अधिक हमारी सरकार के पास राजस्व प्राप्त होगा और हमारी संस्कृति बची रहेगी, क्योंकि हम अपने उद्योगों का कपड़ा या अन्य कोई वस्तुएं खरीदेंगे
तो अपनी संस्कृति की पहचान बनी रहेगी। तो हमारे यहाँ भारत में अधिक से अधिक लोग जब आय बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हम विदेशी वस्तुओं को भी हम अपने तत्परता के रूप में, कार्यों के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे कि स्वदेशी भावनाएं राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है और राष्ट्रवाद देश के विकास के लिए प्रभावशाली तत्व होता है। तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, इससे हमारे देश को मजबूती प्राप्त होती है। जिसमें देखिए उदारीकरण भी आया, जिसको भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब हमारे देश के विकास के लिए स्वदेशी की भावना हमारे मन में आई। तो स्वदेशी की अर्थव्यवस्था को भी हमें कायम रखना है, जिससे हमारा परिवार, समाज और राज्य के कल्याण के विकास में सहयोग प्रदान होता है। फिर आपके दिया है कौशल विकास। देखिए कौशल जो है कि किसी भी व्यक्ति की कार्य की दक्षता पर निर्भर करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मानव पूंजी क्या होता है, तो मानव पूंजी वह होती है जिसमें कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन से है। जैसे मानव पूंजी कहलाती है, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये एक मानव पूंजी है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौशल या दक्षता प्राप्त करते हैं, तो वह मानव पूंजी कहलाती है। तो देखिए मानव पूंजी का तात्पर्य उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन से है, उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। तो यहाँ कौशल की बात आती है। कौशल की परिभाषा भी एक महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता या क्षमता को कौशल कहा जाता है। तो बच्चों ये परिभाषा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौशल किसे कहा जाता है, कि कोई भी काम करते हैं तो अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को ही हम कौशल कहते हैं। अब कौशल के अंतर्गत हमारे देश में अवसर, रोजगार के अवसरों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, किन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ बताया है कि हमारे आज के भारत में लगभग 65% जनसंख्या कार्यकारी आयु वर्ष 15 से 64 वर्ष को सम्मिलित किया गया है कि 15 से 64 वर्ष का व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपना उत्पादन बढ़ा सकता है, आय बढ़ा सकता है, देश के विकास में सहयोग कर सकता है। ये कौशल विकास के अंतर्गत रखा गया है कि वह उत्पादन भी कर सकता है और अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। तो इसके संबंध में देखिए अपने विस्तार से बताया गया है कि भारत एक श्रम प्रधान देश है, यहाँ मेहनत करने वाले लोग अधिक रहते हैं। इस कारण से कौशल पर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है कि हमारे 15 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को काम करना चाहिए, और जो लोग काम नहीं करते हैं तो वो देश के विकास में सहयोग नहीं देते हैं। तो देश प्रगति तभी करेगा जब हमारे 15 से 64 वर्ष की आयु के सभी लोग काम करेंगे, कोई न कोई कार्य की क्षमता रखेंगे, योग्यता के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ हमारे देश की एक दिवस मनाया गया कि भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कि 15 जुलाई 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर ये बात कही कि अपने देश के विकास को आगे बढ़ाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। यानी 15 से 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति कोई भी बेरोजगार नहीं बैठे रहना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इसके संबंध में देखिए इस मिशन का जो ये मिशन दिया गया है नरेंद्र मोदी का, कौशल प्रदान करने वाले परीक्षणों के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस मिशन के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने विश्व युवा कौशल दिवस पर यह बात कही थी कि हमें कौशल जो अधिक कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी तत्परता और क्षमता के अनुसार करते हैं, योग्यता के अनुसार, तो उसको कौशल कहा जाता है। इससे हमारे देश को विकास होगा। तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अवसर था कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया।
कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, तो उनको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे देश के विकास में सहयोग दे। ये भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। तो हमारे उद्यमिता मंत्री के द्वारा एक ऐसी कमेटी बनाई गई कि कोई भी युवा अपनी योग्यता के अनुसार अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसको किसी न किसी प्रकार से राशि प्रदान की जाए और वे अपना छोटा लघु उद्योग संचालित कर सके। तो अकेले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन को समृद्ध बनाया। इससे अधिक से अधिक भारत के लोगों को रोजगार मिला क्योंकि उनको आर्थिक सहायता दी गई और वह सहायता बाद में जैसे उनका छोटा मोटा जो भी लघु उद्योग है वो संचालित होने के बाद में ऋण के रूप में सरकार उनको पैसा देने लग गई। कौशल विकास को वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी उपायों में से एक उपाय कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि राष्ट्र की सफलता सदैव वहां की मानव शक्ति की सफलता पर निर्भर करती है। हमें यह भी पता है कि देश सफल तभी हो सकता है जब वहां के लोग रोजगार में सफल हो। अगर रोजगार में सफल नहीं है तो मानव शक्ति की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति को अनेक लाभ तथा अवसर प्राप्त होंगे। इससे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्नता तथा सम्मान से युक्त जीवन जीने में सक्षम होगा। कि जैसे मान लो कई ITI किए हुए युवक हैं, कोई इंजीनियर बना हुआ युवक है, तो उन लोगों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सरकार राशि प्रदान करती है ऋण के रूप में और वह राशि से अपना उद्योग संचालित कर सकता है, अपना व्यवसाय चला सकता है, जिससे उसको रोजगार मिल जाएगा और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इस कारण से कौशल पर अधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो दिया गया है कि अपने कार्य और क्षमता के आधार पर जो काम किया जाता है उसको कौशल कहा जाता है। तो ये बिंदु आपका कौशल पूरा होता है। बच्चों इसमें निम्नात्मक प्रश्न आता है और निम्नात्मक प्रश्न की आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके जो प्रश्न करवा दिए गए हैं, प्रश्न इसके जो आने वाले प्रश्न हैं कि 2021 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उसके आप जो सिलेबस में बताया है मैंने कि जो जो बिंदु सिलेबस में रखे हैं उन्हीं प्रश्नों को आप लर्न करना है। जो सिलेबस में बिंदु उठा दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप काट लीजिएगा सिलेबस में देख करके कि ये सिलेबस कट गया है। तो इस प्रकार आपको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपके दिया है लेसन नंबर 16, लेसन नंबर 16 में आपके जो बिंदु उठाए गए हैं उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बिंदु उठा दिए हैं और कौन कौन से नहीं उठाए हैं। और ये लेसन नंबर 15 आपका पूरा होता है जिसमें निम्नात्मक प्रश्न आता है। धन्यवाद।